नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि जैक बोर्ड का टाइम टेबल, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है। हम आप लोगों को पहले ही बतला दिए हैं वीडियो के माध्यम से, और टेलीग्राम पर उसका PDF भी भेज दिए हैं। और आज से हम लोग कंटिन्यू अब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे साइंस का, सोशल साइंस, मैथ सभी का हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आज हम लोग साइंस के MCQ देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 20 फरवरी का आपको लोगों का एग्ज़ाम है। जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी का है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है सभी क्वेश्चन का, और आप लोगों को आंसर बतलाना है सभी का कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। यहाँ पर आप लोग बतलाइए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। और यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण की प्रकृति क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बतलाइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए, बिना समय व्यस्त करते हुए हम लोग आंसर पर देखते हैं। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं C पर दिया हुआ है कि अनंत होता है। और यहाँ पर इसका प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो प्रकृति जो होता है इसका समतल दर्पण का, वो प्रकृति यहाँ पर होता है, देख लेते हैं यहाँ पे। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और आभासी के साथ साथ सीधा होता है, सीधा होता है। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो इसका बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। हमेशा आप लोगों को याद यहाँ पे रखना है, प्रतिबिंब बराबर बनता है, इसको याद रखना है। अगर इसके जगह पर अगर उत्तल लेंस के बारे में यहाँ पे पूछ दिया जाए, देखिए यहाँ पे अगर समतल की जगह पर उत्तल दर्पण की प्रकृति पूछ दिया जाए या फिर अवतल दर्पण की प्रकृति पूछ दिया जाए, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तल दर्पण की जो प्रकृति होता है वो सदैव आभासी इसका भी होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी के साथ सीधा होता है। और यह जो होता है वो छोटा होता है। बिंब यानी कि वस्तु से यह छोटा हमेशा होता है, हमेशा छोटा होता है। और समतल दर्पण बराबर होता है वस्तु के। और अगर अवतल दर्पण में यहाँ पे पूछ दिया जाए, आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, अगर अवतल दर्पण पूछ दिया जाए तो अवतल दर्पण पे वास्तविक और आभासी होता है, साथ ही साथ इसकी प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है। छोटा भी बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। अवतल दर्पण में सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। और इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर आप लोग देखिए कि 26 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी है 13 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर या फिर अनंत। जल्दी से आप लोग बतलाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ही कम दिन बचा है। 20 फरवरी का आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप सभी को मालूम होगा। तो जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को समझाने के अच्छे से कोशिश करते हैं। क्या बोला है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरह से होता है, आप लोगों को मालूम है। और आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू बतलाया गया था और एक सारणी के माध्यम से बतलाया गया था। सारणी के माध्यम से आप लोगों को बतलाया गया है, किसी भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो बिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। यहाँ पे फोकस पर बनता है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे अनंत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर 26 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण यानी कि फोकस पर रखा गया है, U बराबर जो है वो फोकस पर रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ फोकस पर रखा गया है तो आपका कहाँ पे बनेगा? फोकस पर रखा गया है तो अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर। और आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में देख सकते हैं कि अनंत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर D आप लोग देख सकते हैं कि अनंत इसका हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सोलर कुकर में
किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आप लोग इसको हल्का में मत लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आने वाला है। और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, बतला दीजिए कि यहाँ पे डेली अब क्लास होने वाला है, आप लोग डेली MCQ का प्रैक्टिस कीजिए। बतलाइए क्या होता है इसका? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयीय दर्पण, किस तरह के दर्पण होता है? तो इसमें अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्यों होता है आप लोग जानते ही होंगे। अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को एक जगह पर एकत्रित कर देता है, एक जगह पे एकत्रित कर देता है, इसलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण में तो बिखेर देता है प्रकाश को, इस तरह से जाएगा बिखेर देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। बतलाइए किस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, किस तरह का होता है? आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा या फिर वास्तविक तथा उल्टा? बतलाइए जल्दी से सभी लोग कमेंट में बतलाइए। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, जल्दी से सभी लोग बतलाइए। अवतल यहाँ पे लेंस है, लेंस है, कंफ्यूज नहीं आप लोगों को होना है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आभासी तथा सीधा, आभासी व सीधा होता है। और यहाँ पे अगर छोटा भी होता है, अगर छोटा दिया जाए तो छोटा भी होता है। आभासी, सीधा और छोटा होता है। अगर वहीं पे उत्तल दर्पण होता, उत्तल लेंस होता, सॉरी यहाँ पे दर्पण बोला गया है, लेंस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होता, उत्तल लेंस होता तो क्या होता बतलाइए जल्दी से। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होता तो इसमें भी सेम होता। क्या सेम होता? वास्तविक, आभासी, आभासी होता, वास्तविक भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, सीधा भी उल्टा होता है और उल्टा भी होता है। सभी तरह के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं और समान साइज के भी बनते हैं। किस में? उत्तल लेंस में। यहाँ पर से क्वेश्चन 100% आने वाला है। लेंस और दर्पण से क्वेश्चन 100% आने वाला है आप लोगों का एग्जाम में, चाहे आप लोग कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी दे रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेंस और दर्पण से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? यहाँ पर क्षमता यानी कि आप लोगों को पावर निकालने आना चाहिए। P बराबर होता है 1/f और f जो है वो होना चाहिए मीटर में। f जो है वो मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया है, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में चेंज करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखें P बराबर होता है 1/f मीटर में, या फिर अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f होता है सेंटीमीटर में। यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। 100 यहाँ पे ऊपर हो गया और नीचे कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसको से इसको काट दिया जाए और यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे 2.5 डायोप्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2.5 डायोप्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने लोगों का आ रहा है क्लियर इसका बतलाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली, कॉर्निया, परितारिका या फिर रेटिना? यहाँ पे इंग्लिश में भी नीचे दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोगों को जो सुविधा हो उसमें बतला सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका यानी कि आइरिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष को खाली स्थान भी कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या फिर प्रेस बायोपिया? बतलाइए यहाँ पे जल्दी से सभी लोग। यानी कि देखिए यहाँ पे इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन घुमा कर नहीं पूछा, बस इंग्लिश नेम पूछ दिया है। इंग्लिश नेम यहाँ पे पूछ दिया है। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हाइपरमेट्रोपिया। अगर यहाँ पे आपसे पूछ देता कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया।
निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और एक और आता है जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जल्दी से बतलाइए। दूरदृष्टि दोष, इसको कमेंट में आप लोग जल्दी से बतलाइए इसको क्या कहते हैं। तो इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी पर दिया हुआ है, जरा दूरदृष्टि दोष को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। और मोतियाबिंद तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Pb प्लस CuCl2 यहाँ पर रिएक्शन करता है PbCl2 प्लस Cu, किस प्रकार की अभिक्रिया है? बतलाइए यहाँ पर जल्दी, किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोगों को मालूम होगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सभी तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संयोजन, विस्थापन, वियोजन या प्रतिस्थापन? तो यहाँ पर चलिए जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर आ रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? बतलाइए जल्दी से, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? चलिए तो क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। बतलाइए किसका उदाहरण है? संक्षारण का, विकृत गंधिता का, उपचायक का या फिर अपचायक का? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, कॉपर के ऊपर कौन सा परत चढ़ता है, किस प्रकार, किस कलर की, और एक आयरन पर। ये दो क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि कौन सा कलर का परत चढ़ता है संक्षारण के कारण। तो संक्षारण के कारण कॉपर पर जो परत चढ़ता है वो हरा परत चढ़ता है, और आयरन पर यानी कि लोहा पर जो परत चढ़ता है संक्षारण के कारण वह भूरा परत चढ़ता है। और चांदी के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ता है चांदी के ऊपर, किस कारण? संक्षारण के कारण। ऑप्शन नंबर ए पर देख सकते हैं आप लोग, संक्षारण के कारण काली परत चांदी पर, कॉपर पर हरी परत और आयरन पर भूरी परत। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 3 क्वेश्चन यहाँ से, और तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ पे अब कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखिए, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? H2, O2, O3 या फिर N2? बतलाइए जल्दी से, कैथोड पर यहाँ पे कौन सा होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा और पहले से भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड होता है उसको पर ऑक्सीजन गैस। एनोड जो होता है उसको पर ऑक्सीजन गैस, किस पर? एनोड पर। और कैथोड पर होता है H2 हाइड्रोजन गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है यहाँ पर बतलाइए, दुर्बल अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर HNO3? बतलाइए जल्दी से कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कौन है बतलाइए। तो इसका हो जाएगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए क्या हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए क्या हो जाएगा। और आप लोग अभी जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका तो सॉल्यूशन आप लोग कर ही लिए होंगे, उसका पेपर सोल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग बतलाइए कमेंट में, इसी तरह से पूरा डीप में हम आप लोगों को समझा कर सोल्व कराएंगे। अगर नहीं किए होंगे तो, या फिर आप लोग चाहते होंगे कि सोल्व किया जाए तो हम कराएंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है इसका राइट आंसर, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक एसिड, यहाँ पे देखिए सिट्रिक एसिड दिया है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो सारणी है आप लोगों को 2 चैप्टर में मिल जाएगा, सारणी
यह जो सारणी है एनसीईआरटी का बुक में मिलेगा, उस सारणी आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 100% 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। और यहाँ पे भी हम आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो संतरा और एक नींबू में होता है, संतरा और नींबू में होता है। और यहाँ पर देखिए हम वो आप लोगों को सारणी ही यहाँ पे क्लियर कराते हैं। टमाटर में कौन सा होता है, टमाटर में जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आने ही वाला है। और दही में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। और एक दो वहाँ पे और है कि चींटी के डंक में कौन सा होता है, एक चींटी का डंक है, एक नेटल का डंक है, ये सब में कौन सा होता है, तो मेथेनोइक अम्ल ये सब में होता है, याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बतला रहे हैं आप लोगों को, ध्यान देकर यहाँ पर देखिए एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन, OH- आयन, H3O+ आयन या फिर H3O- आयन। क्षार के जलीय विलयन और एक होता है अम्ल के जलीय विलयन। अम्ल के जलीय विलयन में जो होता है वो H+ आयन होता है, और क्षार के जो जलीय विलयन में होता है वो OH- आयन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अम्ल के जलीय आयन और क्षार के दोनों का याद यहाँ पे रखना है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, OH- आयन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, कवकों पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पौधे पर या फिर मिट्टी पर। किस पर रहते हैं यहाँ पर बताइए, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे में मान लीजिए कि विषम पोषी जीव में मानव आता है, मानव आप सभी लोग, हम सभी लोग मानव आते हैं किस में, विषम पोषी जीव में, जो दूसरे जीवों पर आश्रित है। कौन दूसरे जीव, हरे स्वपोषी पौधे पर, हरे स्वपोषी पौधे पर हम लोग आश्रित है। आश्रित है कैसे, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, क्या है, ये सभी हरे स्वपोषी पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग जो आश्रित है वो हरे स्वपोषी पौधे पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, बतलाइए। यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को आराम आराम से इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रटना नहीं है, रटना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर समझ समझ कर याद करना है, समझना है। अगर आप रटना चाहते हैं तो रट लीजिए, भुला जाइएगा, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो आप लोगों का हरदम यानी हमेशा के लिए काम आएगा। आगे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आगे आप लोगों को काम आने ही वाला है। तो बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे, अमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में या फिर ग्रहणी में, कहाँ पे पाई जाती है बतलाइए, जल्दी से बतलाइए कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन, क्या हो जाएगा बतलाइए। अगर यहाँ पे तने की वृद्धि बोला, अगर तने की वृद्धि में बोलता तो जिब्रेलिन होता, तने की वृद्धि को बोलता तो जिब्रेलिन होता, लेकिन जो तने की लंबाई ये सब का वृद्धि में जो बढ़ाता है वह होता है ऑक्सिन, वो होता है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ पे बोलता कि तने की लंबाई में वृद्धि करता है तो क्या हो जाता है, जिब्रेलिन हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑक्सिन हो जाएगा क्योंकि वृद्धि सिर्फ बोला है। तो क्या वृद्धि करेगा, पेड़ पौधा वृद्धि करता है लंबाई में करेगा। अगर तना बोलता तो जिब्रेलिन ही आपको यहाँ पे आंसर देना रहता। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला,
कहाँ पर होता है बतलाइए यहाँ पर सभी लोग बतलाइए यहाँ पर जल्दी से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है सभी एग्ज़ाम में, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है एग्ज़ाम में, इसलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा मेडुला, ऑप्शन नंबर डी, मेडुला हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 20वां है, क्वेश्चन नंबर 20 की एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है बतलाइए। मुकुलन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन या फिर बीजाणु समासंग। जल्दी से बतलाइए सभी लोग। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बतलाइए कि यहाँ पे सबसे सटीक और वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है बतलाया जा रहा है। जल्दी से सभी लोगों के पास शेयर कीजिए धकाधक इस वीडियो को, और यहाँ पर आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बहुखंडन। अगर यहाँ पे मुकुलन द्वारा किस में होता है तो ईस्ट और हाइड्रा, इसको भी याद यहाँ पे रखिएगा। ईस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, और एक और है हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा होता है किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। और बहुखंडन यहाँ पे प्लाज्मोडियम हो गया। कायिक प्रवर्धन अगर यहाँ पे बोलता तो कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है, ब्रायोफिलम। और बीजाणु समासंग होता है और राइजोपस में यहाँ पे होता है। तो यही था आज के क्लास का बहुत ही एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।